Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about another important topic from general organic chemistry, that is hyperconjugation. In our previous lecture, we have learned about various kinds of reaction intermediates as well as inductive effects, and we have solved a variety of questions on the same. And आज की क्लास में also we are going to do another important topic, that is hyperconjugation और उसके ऊपर questions. So let me just share the screen with you all, and here we are. Okay. So this is General Organic Chemistry class number 2. GOC के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको बाकी ऑर्गेनिक जो है वो बहुत आसान लगने वाली है, तो इसलिए आपको इसका एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखना है। आज की क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके और भी नाम है, बेकर नाथन ने मिलके इस कंसेप्ट को दिया था, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एक बार डेफिनेशन भी मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, बट जैसे जैसे आप इसके बारे में और जानते जाएंगे डेफिनेशन आपको और क्लियर होगी। तो एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ दैट द फिनोमिना ऑफ डीलोकलाइजेशन of carbon hydrogen sigma electrons with pi electrons of a multiple bond। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। या तो ये पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो सकता है डीलोकलाइजेशन, या फिर किसके साथ हो सकता है? जो अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है, यानी कि वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ भी कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इस इफेक्ट को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ऐसे बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, तो अब मैं आपको इसको बिल्कुल एनालाइज करवा के करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारा अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और कम से कम हमारे सिस्टम में एक अल्फा कार्बन तो होना ही चाहिए। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और कम से कम एक अल्फा कार्बन होना ही चाहिए। अल्फा कार्बन क्या होता है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू थ्रू। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है, ये हम कार्बोकेटायन, एल्कीन्स और फ्री रेडिकल्स के केस में पढ़ने वाले। ठीक है, इन तीनों के केस में हमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोकेटायन के लिए बता देती हूँ कि कैसे है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटायन ये वाला है ना, ये वाला कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ लगी हुई कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। तो देखिए जरा, जैसे कि आपके पास ये, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन वाली कार्बन के साथ लगी हुई है। अब देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आपके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हम देखते हैं। हमारे पास बनेगा कार्बन CH2 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव। बाकी बॉन्ड्स आप ऐसे ही बना लीजिए। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे ही स्टूडेंट्स बाकी दो हाइड्रोजन्स के लिए भी आप सेम ही कंसीडर कर सकते हो। तो वैसे बना लीजिए। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो बाकी दो बॉन्ड्स तो इंटैक्ट रहेंगे। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे टूट के जाता है तो क्या बनेगा? इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए वन बॉन्ड की जगह हमारे पास सेकंड बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये बॉन्ड आगे जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड CH2, और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा H पॉजिटिव।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास तीन केसेस अराइज होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ही मिसिंग हो रहा है, बॉन्ड ही मिस हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एक ही था और वही बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो गया। तो इस तरीके की हम पॉसिबिलिटीज बोलते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके की पॉसिबिलिटीज की वजह से एक रेजोनेंस जैसी इफेक्ट जो है वो आने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मिस हो रहा है इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें एक बार इसके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करनी है कि कितनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके पास तीन केसेस अराइज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, तो अभी हम वही चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे CH कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार करके जरूर देखना ट्राई। मैं अभी रुक नहीं रही हूँ क्योंकि अदरवाइज टाइम लंबा हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ अल्फा कार्बन्स ये वाली है, इनके साथ आप हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। दिस इज 1 2 3, 1 2, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 2 और 3। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे? 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी कि यहाँ पे 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। फिर यहाँ पे देखिए, आप अल्फा हाइड्रोजन देखिए, 1 2 और या कि 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन है, और इधर भी आपके पास कितनी हाइड्रोजन है? तीन है। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी आ जाती है? 7, क्योंकि 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। फिर सेकंड के केस में देखते हैं। अच्छा, मैंने थर्ड करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 2 और 3। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो चेकआउट कीजिए, ये 3 है, यहाँ पे भी आपके पास 3 है, ठीक है, और इधर आपके पास एक हाइड्रोजन है। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। देन इधर चेकआउट करते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3, 1 2 एंड 1 2। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो रही है स्टूडेंट? सबके केस में ही हमने देखा 7 अल्फा हाइड्रोजन अभी तक आई है। इधर चेक कीजिए, इसके साथ आपके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन आ रही है? 3। इधर अगर आप देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओवर हियर। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखना, आपके पास एक अल्फा कार्बन sp3 होना ही चाहिए। देखा जाए तो ये भी अल्फा कार्बन ही है, पर ये sp3 नहीं है, ये sp2 है। तो sp2 में तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन आपको नहीं मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन होनी ही चाहिए, तभी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि कार्बोकेटाइन एल्कीन्स और फ्री रेडिकल में, तो अब एल्कीन्स में भी सेम ही हिसाब है। एक बार देख लीजिए आप, और फिर आप वही कैलकुलेट करके देखना कि कितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हो रही है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में ये बोला था कि वेकेंट p ऑर्बिटल और पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में से किसी के साथ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड किसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है जी, तो अब एक बार चेकआउट कर लीजिए आप कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा। C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, बिल्कुल रेजोनेंस की जैसे आपको एक्सप्लेन करना होता है, और आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गई। फिर अगला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाए, ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गई तो ये क्या कर दिया, ये वाली हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि HC और यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आ सकता है, यानी आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, तो इस वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट के केस में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि ये आपके पास मेन कार्बन है, ठीक है, इसके साथ लगने वाली ये वाली अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन क्या होंगी? अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस विल बी 6 अल्फा हाइड्रोजन।
तो 6 कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हो गई। ये वाली कार्बन के साथ देखो यहाँ पे आपके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के साथ फर्दर कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन्स लगी हुई है। तो ये क्या हो गया, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। फिर यहाँ पे देखिए ये वाली आपके पास कार्बन है, इसके साथ लगी हुई कार्बन ये है, ये आपके पास अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, तो यू विल राइट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। देन आगे चलते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल भी करके देख लीजिए। ये वाली आपके पास कार्बन है, ये वाली कार्बन है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास अल्फा कार्बन कौन सी है, तो दिस 1 2 3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी, 4 और 6। तो आपके पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गई है, आपके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गई है 7, ठीक है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। क्लियर, बिल्कुल आसान है, सेम ही ग्राउंड पे हम चल रहे हैं। फ्री रेडिकल में मैंने आपको कल ही समझाया था कि होमोलिटिक फिजन से हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। ये आपके पास CH3 CH2 रेडिकल है, ये रेडिकल वाले कार्बन के साथ लगी हुई कार्बन क्या होगी, हमारी अल्फा कार्बन, ठीक है। जैसे कि जस्ट सपोज इसमें भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, है सारा का सारा सेम ही है, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन और एल्कीन में जब बात कर रहे थे तो हम हेट्रोलिटिक फिजन की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम फिश हुक्ड एरो, इनको क्या बोलते हैं, फिश हुक्ड एरो, ठीक है। यहां से हम क्या शो करेंगे, होमोलिटिक फिजन। तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आता है, एक H रेडिकल इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके पास तो रेडिकल था ही, रेडिकल और रेडिकल क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। इसके अगले वाला केस क्या है कि अगर मान लीजिए इस वाले बॉन्ड की आपके पास होमोलिटिक फिजन होती है, तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो आपके पास आता है HCH, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाता है, H रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल का आ गया। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या है, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास कार्बन रेडिकल है, इसके साथ वाली कार्बन आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन। तो कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगी हुई है वो आपको चेकआउट करना है। ये कार्बन है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, ये आपके पास कार्बन है, एक्चुअल में ये कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे इसको उसी फॉर्म में रखती हूँ। तो ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन, क्योंकि ये वाले कार्बन के साथ रेडिकल है, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी है, एक, तो इसलिए यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ये वाले कार्बन के ऊपर रेडिकल है, तो ये आपके पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इन टोटल यू आर हैविंग 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये आपके पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इधर देखते हैं 1 2 और 3, तो आपके पास 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, 2 और 3, यानी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम जरा इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे होती है, कैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, उसको जरा अच्छे से समझते हैं। तो जब हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो CH3 CH2 पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन से उसकी लोब एक बड़ी हो जाती है और फिर वो बॉन्ड बनाता है। इन शॉर्ट ये बॉन्ड कौन सा है, sp3 लोब लग रही है ये कार्बन की, और s ऑर्बिटल जो है वो है हाइड्रोजन का। इसके बाद कार्बन है, कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन लगी हुई है और एक हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल है। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है, इसको जब यहाँ पे खाली स्पेस दिखती है तो ये थोड़ा सा इसका झुकाव हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह मिल जाती है। तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर जस्ट सपोज ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर गए या इधर थोड़े से मूव कर गए, तो हमारे पास वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि HC और यहाँ पे H
इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये यहाँ पे, मैंने गलती से बोल दिया कि H मूव कर जाती है, H नहीं मूव करती, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर थोड़े से डीलोकलाइज होते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में। अगर फ्री रेडिकल के केस में देखें स्टूडेंट्स, तो फ्री रेडिकल के केस में भी बहुत आसान होता है। ये कैसे होता है कि जैसे जस्ट सपोज हमारे पास ये है CH3CH2 रेडिकल, तो हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। आपको पता है कि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी यहाँ पे जगह अवेलेबल है। ये अगेन sp3 और H का बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जब खाली नजर आएगी जगह, तो डीलोकलाइज हो सकते हैं। अगेन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वही वाली सिचुएशन आ सकती है। क्या सिचुएशन आ सकती है, ये सिचुएशन आ सकती है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये एक हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि पहले बॉन्ड sp3 और s का था, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने लग जाता है। कार्बोकेटाइन में हेट्रोलिटिक क्लीवेज से होता है, फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज से होता है। एल्कीन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है काम। एल्कीन्स में आपको ये मालूम है कि क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, CH3। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, आपको मालूम है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है ना। तो इधर क्या होगा कि जैसे कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, अगेन मैं यहाँ पे लॉब बना रही हूँ sp3 वाली, और इधर है हाइड्रोजन की s लॉब। तो यहाँ पे ना इसका पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। आपको पता है अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर पाई है तो पाई स्टार एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड ऑफ sp3 और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, sp3 और s का जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, sp3 कार्बन का और H का s ऑर्बिटल, यहाँ पे जो sp3 और s का सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो किसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करवाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करवाता है सिग्मा टू पाई स्टार में। तो ये आपको याद रखना है कि एल्कीन्स में किसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है, सिग्मा टू पाई स्टार ओवरलैप की वजह से। और बाकियों में हमें मालूम है कि वेकेंट p ऑर्बिटल्स के साथ ही इंटरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हो, लेकिन इतना याद रखना कि कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N में उनकी पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ऑब्जर्व हो पाती। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस। ये बहुत ध्यान से समझने वाली है, तो एक बार देख लेना एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम इज इन द ऑर्डर CH3 CH3 CH2 CH3 ट्वाइस, और ये कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे कल, है ना, हमने ये देखा था कि जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप, है ना। वो हम बोलते हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं। एक्चुअल में ना उसका भी एक रीजन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जस्ट सपोज एक मिनट, कार्बोकेटाइन है ना, तो यहाँ पे हम ये चीज बोल देते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे अगर टर्शरी है तो वो ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो पाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी में हमारे पास क्या होते हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप है, और फिर हम बात करते हैं, सॉरी, ये है हमारे पास सेकेंडरी, ये है टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, और CH3 में आपके पास ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये वाले कार्बोकेटाइन में आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होता। तो दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, और दिस इज 1 डिग्री। एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम एक हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से भी बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो हम बोलेंगे कि टर्शरी बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये थोड़ा सा उससे कम स्टेबल है। यहाँ पे एक भी अल्फा कार्बन नहीं, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे ऊपर एक चीज लिखी है, वो आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ जब जुड़ा होता है, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये देखिए मिथाइल, ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स?
इसको भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जब आपके पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और वो सॉरी जब आपके पास ऐसा है कि एक अनसेचुरेटेड सिस्टम लगा हुआ है, अनसेचुरेटेड सिस्टम लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, तब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होती। समझ आइए आपको ये बात। जब आपके पास एक अनसेचुरेटेड सिस्टम लगा होता है तब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स का वो कंसेप्ट नहीं लगता, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो अपना इफेक्ट अलग शो करता है। तो आप ना यहाँ पे एक एरो बना लीजिए, बेटर है। यहाँ पे लिखिए कि जो आपको ऑर्डर नजर आता है ना इंडक्टिव इफेक्ट में, क्या आप बोलते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट इधर से इधर जाके इंक्रीज होता है, उसका उल्टा आप हाइपर कॉन्जुगेशन में देख सकते हैं, अगर अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ वो सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो आपका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अनसेचुरेटेड सिस्टम्स में हमेशा आप उल्टा ही लिखोगे, ठीक है। जहां पे आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम ये बोल देते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, इस तरीके से हमारा ऑर्डर आता है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, वो अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्डर उल्टा हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में। द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ऐसा क्यों, इसकी एग्जांपल देख लीजिए। अगेन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली आप आंसर कर देंगे। देखिए जरा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3 है ना, तो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम एक नॉर्मल भी इफेक्ट पढ़ते हैं, हम ये नॉर्मल इफेक्ट पढ़ते हैं कि जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसका कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। आप यहाँ पे सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। यहाँ पे अगर देखते हो तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे, बहुत आसान है। आप चेकआउट कर लीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ए में 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। फिर आपके पास 12 के बाद आता है 9, यानी कि बी ऑप्शन आ गई, ठीक है। फिर आपके पास आता है सी ऑप्शन, सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आपके पास आता है डी, डी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ई में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डी और ई का भी नहीं डिसाइड कर पा रहे, बाकी एफ की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब डी और ई का कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डी और ई दोनों में ही हमारे पास क्या है, डी और ई में दोनों के केस में अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपके पास CH3 और CH3 है। हम यहाँ पे ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे को मिस्टेक लग रही है, क्योंकि ना यहाँ पे हाँ मैं गलती से लिख बैठी, मैंने जस्ट अभी देखा, ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। अब फाइंड आउट करो, अब वो कंसेप्ट आएगा जो मैं पढ़ाना चाह रही थी। यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ई, रुको थोड़ा सा गलती हो गई, 1 मिनट। 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला ये ई आ गया। सी और डी में देखिए आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब वो कंसेप्ट आएगा जो मैं पढ़ाना चाह रही थी। यहाँ पे अब दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या ज्यादा स्टेबल है। तो फिर देखो कि ये ट्रांस एल्कीन है और ये सिस एल्कीन है। सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो 180 डिग्री पे है, आपको दिख रहा है कि दूर दूर है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस वजह से सी की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू डी। तो आप लिख लीजिए C is more stable than D। तो A B C D E F, ये आपके पास क्या आई, स्टेबिलिटी ऑर्डर आया इनका।
अब हम आगे देखते हैं डायरेक्टिव नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल बेंजीन। Alkyl groups containing alpha hydrogen increases electron density at ortho and para positions due to hyperconjugation. तो यहाँ पे आप एक सिस्टम बनाइए। एल्काइल बेंजीन की बात हम कर रहे हैं कि एल्काइल बेंजीन में हमारे पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है, हम बोलते हैं कि अगर एल्काइल बेंजीन है तो वहां पे हमारे पास अल्फा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाए, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमारे पास ऐसे आता है। ये अगर एक H पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देगा। जैसे स्टूडेंट्स हम रेजोनेंस के केस में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से मूवमेंट होने वाली है। मैं जरा आपको पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैंने बना दी है और यहाँ पे मैं आपको मूवमेंट शो कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ, बॉन्ड यहाँ पे टूट के जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इधर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स के प्रति बॉन्ड जो है वो शो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएंगे तो ये इधर मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप डीलोकलाइजेशन जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ आपके पास हाइड्रोजन्स होंगी उतनी ही आपके पास क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी। और मेन मैं आपको जो शो करना चाहती हूँ वो यही शो करना चाहती हूँ कि जो CH3 ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है उसका डायरेक्टिव नेचर क्यों होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एडजेसेंट टू द मल्टीपल बॉन्ड। तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस तरीके से हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं। अल्फा हाइड्रोजन एक होनी चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता कि और है या नहीं है, लेकिन हमें मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं तो ये आगे चला जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये 1, ये 2 और ये 3 पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, बट बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड है तो हमें क्या पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है, कोई भी बॉन्ड लेंथ है, किसी भी बॉन्ड की जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर किसी में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो शॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ यूजुअल, यानी जो हमने एक्सपेक्ट की होती है नॉर्मल कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, उससे आती है कम। वो क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड हाइपर फ्री रेडिकल्स। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन वैसे भी कर चुकी हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इनफैक्ट जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो हमारे पास बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। बस अब एक छोटा सा इफेक्ट करवाना है, दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का ये एक्चुअल में ना इफेक्ट देखने को मिलता है एक्स सी, और इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, चलो ऐसे देख लो, एक्स सी डबल बॉन्ड सी। इस वाले सिस्टम में आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी। जैसे जस्ट सपोज ये बताना चाह रही थी मैं आपको। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये आगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से हमें ये डायरेक्शन उल्टी देखने को मिलती है। ये एक्स क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। होता क्या है कि ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये भी एक फिनोमिना है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपसे इसका रीजन जो है वो पूछा जा सकता है। तो अब हम थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेट मी जस्ट सी कि मैंने क्वेश्चंस आपके ऐड कर दिए थे। हाँ, अब
पहले एक एच इफेक्ट बता दूं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट भी जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है प्लस एच इफेक्ट, एक होता है माइनस एच इफेक्ट। तो जब तो देखो, हम नॉर्मल जब पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो जब तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन चेन के ऊपर आ रहा है तो आप उसको प्लस एच इफेक्ट बोलते हो। जब आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन चेन के ऊपर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। ये जो CCl3 ग्रुप है या CH3 ग्रुप है, ये अक्सर माइनस एच इफेक्ट शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करवाता है और कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तब हम उसको प्लस एच इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये बताते रहना है मेरे को कि कितनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे एक, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, आपको पता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जहां पे भी हम बात करते हैं वो आपके पास sp3 कार्बन होना चाहिए। ये sp2 है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, sp3 वाली काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगी जो कि पार्टिसिपेट करेंगी, तो sp3 वाले ही काउंट होते हैं। अब देखिए, अब आपको कार्बन कार्बोकेटाइन कार्बन रेडिकल और एल्कीन्स में बताना है। स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लीजिए कि जब भी आपको कार्बोकेटाइन कार्बन रेडिकल या एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट देखना है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर देना है। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ दोनों में सेम लग रहा है, दोनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, फिर आप मूव करिए इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, अब आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो यहाँ आई 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इधर चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये 4 अल्फा हाइड्रोजन आई। यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आ गया। तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी 8 की, फिर 4 की, फिर 2 की, तो इस तरीके से आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे। देन आपके पास क्या आता है? देन आपके पास आता है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए और अब चेकआउट कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है और यहाँ पे लगा हुआ है NH3 पॉजिटिव। पहले तो आप इसका आंसर H से देंगे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं इंडक्टिव से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? 2, और ये 3, और यहाँ पे 2, तो यानी कि यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 8 alpha hydrogens. So here we are having the same number of alpha hydrogens, means we cannot answer with hyperconjugating effect. We have to move to the another effect, that is inductive effect. तो inductive effect के accordingly हम क्या देखेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये NH3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? NH3 पॉजिटिव। फिर आपको याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में ये भी सिखाया था कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। ज्यादा लगाएगा तो वो कार्बोकेटाइन के फेवर में तो है नहीं, क्योंकि ये इसको स्टेबल नहीं कर रहा, उल्टा उसके ऊपर और डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा और ये वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। एल्कीन्स में कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। वैसे तो आपको पता है कि आप वो देख लोगे कि किसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा स्टेबल है। वैसे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ये आप चेक कर सकते हैं, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या आती है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आप सेकंड क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। देन आप कैसे देख सकते हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर भी आप क्या देख सकते हैं?
6 अल्फा हाइड्रोजन्स और इधर आपके पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि तीनों के तीनों तो 6 है, ठीक है। जैसे ये तो पता चल गया कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, लेकिन इन तीनों में से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमें फाइंड आउट करना है डीएनपी रूल से, ठीक है। डीएनपी रूल देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसका देखो डिस्टेंस जो है डीएनपी रूल के अकॉर्डिंगली ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है इन दोनों से, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांस है और ये सिस है, यहाँ पे ट्रांस और सिस का कंसेप्ट लग रहा है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस। तो डीएनपी रूल से हमने इसको सॉल्व किया, पहले वाले को हमने देखा कि यहाँ पे नंबर जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांस और सिस का कंसेप्ट लग रहा है। देन स्टूडेंट्स, दो तीन क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम एक क्वेश्चन नोट करना है हमें इसका। ये है रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। रेडिकल की स्टेबिलिटी में आप देखिए, काउंट कीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एग्जाम में टर्म्स जो है वो और भी यूज हो सकती है हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह। एक तो है बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, एक है एंकीमेटिक इफेक्ट और एक है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये तीनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। और ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और मैं अगली वीडियो अपलोड होने से पहले इसका आंसर वहां पे खुद लिख दूंगी, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और ये चेकआउट कर लेना क्या है क्या नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, इसमें आपको इसका आंसर देना है। एंड देन एक आपको बताना है C1 C2 बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना आपको मैं आपको अगली वीडियो में यानी क्लास नंबर 3 में, जो मैंने क्लास 1 में आपको होमवर्क दिया था और ये जो क्लास 2 में होमवर्क दे रही हूँ, दोनों ही सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि क्लास 3 में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, मैं सोल्व भी करवा दूंगी। तो इसका भी एक बार आप आंसर देना कि 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, इसमें इसमें या इसमें, अरेंज करना है आपको ऑर्डर में, ठीक है। उसका कारण है, कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। एक बार अपना दिमाग लगाओ और मैं आपको क्लास नंबर 3 में इसका आंसर दूंगी, ठीक है। ये 3 है, इसकी आई थिंक चौथी ऑप्शन भी है, नहीं 3 ऑप्शन ही है, तो तीनों को आपने ABC का ऑर्डर लगाना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगली क्लास के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देती हूँ ताकि मेरे को याद भी रहे, मैं इसको सेव कर लूंगी। एक मेरे को आपको -I सीरीज का ऑर्डर की ट्रिक बतानी है, वैसे तो नेट पे अवेलेबल है, एक ही ट्रिक है जो हर जगह आपको मिल भी जाएगी, -I की, ना फरहान ना शाहरुख वाली। बाकी बहुत सारी जगह मैंने सर्च किया कि मेरे को कोई और इजियर मिल जाए। मैंने खुद तो वैसे ही याद की थी, खुद तो मतलब बिना ट्रिक के ही याद किया था, ये मेरे को बोलते ना प्रैक्टिस से ही याद हो गया था। बट अब आपको ट्रिक बतानी है तो मैं एक ट्रिक बता दूंगी जो सब जगह आपको देखने को भी मिल जाएगी वो। और एक मेरे को आपको होमवर्क क्वेश्चन करवाने हैं क्लास नंबर 1 और 2 के, तो अगली क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको ये दो चीजें करवाऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखो। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछने के लिए हमेशा रेडी रहिए, मैं आपके डाउट्स का जो है वो वहां पे आंसर करूंगी। और अगर मेरे को कोई ऐसी चीज लगती है कि जो मैंने नहीं एक्सप्लेन की और वो करनी बनती है, तो मैं आपको वो क्लासेस में करवा दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।